अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले यहाँ पर शॉर्ट में बनाते हैं एक फोटो। उस फोटो को जब हम लोग देखेंगे उसी से हम लोग को ये सारा कुछ याद हो जाएगा। कैसे फोटो बनाते हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, एक यूनिवर्सिटी है, समझे, इसका नाम है GGPUAT, समझे, गोविंद बल्लभ, सॉरी बी होगा यहाँ पे, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, गोविंद गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर का बात कर रहा है, ये यूनिवर्सिटी किसका बात कर रहा है, एग्रीकल्चर का बात कर रहा है। और ये यूनिवर्सिटी किसका बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी से और एग्रीकल्चर में, ये दोनों में ये यूनिवर्सिटी कुछ काम करना चाहता है। तो जानते हैं ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये एग्रीटेक करना चाहता है, समझे, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी डाल सकता है, डालना चाहता है, और ये चीज को ये मार्केट में लाना चाहता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये कुछ भी ले आएगा ना तो साथ में एक रोड़ा खड़ा रहता है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये बोलेगा कि देखो ये जो तुमने टेक बनाया है ना, ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तब तो हम इसको मार्केट में नहीं आने देंगे। BIS बोल देगा, बार बार ये बात करेगा, बार बार ये बात करेगा। तो इसीलिए ये जो यूनिवर्सिटी है, ये अपना दिमाग लगाया, बोला कि ये जो BIS है ना, इसके साथ हम MOU कर लेते हैं। सबसे पहले इसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और इसी से एक फार्म मांग लेते हैं, एक फार्म मांग लेते हैं, और जिस फार्म में हम लोग एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और यही एक्सपेरिमेंट को फिर हम लोग यूज करेंगे, मार्केट में लेकर के आएंगे प्रोडक्ट। ठीक है, इनोवेशन लेकर के आएंगे। तब जो BIS है नहीं कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये जानेगा कि हाँ चलो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ जो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये किसके साथ MOU बना लिया है, BIS के साथ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ। और ये दोनों मिल करके एक फार्म खोला है जिसका नाम रखा है लोग स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर, स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म। ठीक है, मतलब ऐसा फार्म है जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर का डेमो चलाएंगे, समझे। तो ये फार्म बना लिया BIS के साथ ये यूनिवर्सिटी। अब तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा जो भी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, जो भी टेस्टिंग हो रहा है, वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हो रहा है। तो मार्केट में आराम से लेकर के आ पाएगा ये अपना प्रोडक्ट, इनोवेशन, समझे, यही यहाँ पर कह रहा है, समझे। ये है पूरा न्यूज कि GBPUAT इन लोगों ने MOU साइन कर लिया है BIS के साथ, ताकि एक फार्म लॉन्च कर सके, स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर डेमो फार्म इसका नाम है। ठीक है, इसको हम लोग रीड करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि फार्म का क्या नाम है, स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको हम लोग पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। इसमें क्या करेगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइट बन करके आएगा, ये जो फार्म है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइट होगा जहां पर टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, इंप्लीमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, यानी नया नया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, और नए नए टेक्नोलॉजीज को इन अकॉर्डेंस विद इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, इससे स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस निकल करके आएगा, और साथ में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है टू इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये भी निकल करके आ पाएगा, है ना। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज भी MOU का है, ये समझते हैं, समझे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने MOU साइन कर लिया है, इसके साथ MOU साइन कर लिया है, NSE के साथ। हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब है, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है, इक्विटी शेयर्स बेचा जाता है, उसके बदले में पैसा उठाया जाता है। कंपनी क्या करती है स्टॉक मार्केट में, कंपनी अपना जो शेयर है वो बेचती है, उसके बदले में पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या बोला है कि देखो NSE भाई, मेरा डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा MSME है जिसको पैसा का जरूरत होता है, तो इन लोगों को भी कुछ ऑप्शन निकाल के दो ना, जो कि ये लोग पैसा उठा सके मार्केट से। तो NSE बोला कि ठीक है, आपका डिफेंस सेक्टर के लिए जो MSME है ना, इसके लिए हम एगो प्लेटफॉर्म बना देते हैं, जहां से ये जो MSME लोग है, ये लोग पैसा उठा सकेगा, मार्केट से उठा सकेगा पैसा। ठीक है, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया NSE इमर्ज नाम से। अब NSE इमर्ज क्या करता है, ये NSE इमर्ज क्या करेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन देगा, सारा जो भी बैंकिंग का सर्विस है ये दे देगा, समझे, ये जो डिपॉजिटरी है वो सर्विस दे देगा, समझे। और ये जो बैंकिंग का सर्विस है, डिपॉजिटरी का सर्विसेज है, ये NSE कैसे देगा, देखिए, MSME का जो भी होगा वो पहले अपना शेयर बेचेगा, और शेयर बेचेगा तो आदमी लोग शेयर को खरीद करके पैसा देगा। तो ये जो पैसा देगा, या फिर शेयर को बेचना हुआ, तो शेयर को बेचेगा कौन, NSE इमर्ज।
ठीक है, शेयर को बेचेगा एनएससी इमर्ज, फिर पैसा जो लेगा वो एनएससी इमर्ज लेगा, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटी बनता है शेयर बेचने का खरीदने का वो सब कुछ एनएससी इमर्ज करेगा और सिर्फ ये एमएसएमई को पैसा मिल जाएगा, समझे। तो यहाँ पर देखिए एनएससी जो है वो एनएससी इमर्ज नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, जहां पर जो डिफेंस सेक्टर का एमएसएमई है वो लोग अपना शेयर को बेच करके पैसा कमा सकता है। और इस बीच में जो भी प्रोसेस होता है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारा कॉम्प्लाइंस होता है, ठीक है, वहां बहुत सारे डिपॉजिटरीज काम आता है, तो ये सब जो ज्यादा टेक्निकल चीज है ये एनएससी कर लेगा अपना, समझे। तो एनएससी एनएससी इमर्ज में बहुत सारा टेक्निकलिटीज है उसको देख लेगा, और बाकी इसमें फायदा किसको हो जाएगा, जो डिफेंस सेक्टर में एमएसएमई। तो इसीलिए ये वाला एमओयू साइन हुआ है। ये स्लाइड में आपको यही चीज समझाया है मैंने, एक बार रीड कर लेते हैं ना। एमओयू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और एनएससी में, टू इनेबल एमएसएमईज इन डिफेंस सेक्टर टू रेज प्रोडक्टिव कैपिटल थ्रू एनएससी प्लेटफॉर्म एनएससी इमर्ज, ठीक है। ये जो एमओयू है ये 5 साल के लिए वैलिड है, ठीक है, तो इफेक्टिव फॉर 5 ईयर्स। इस एमओयू में क्या होगा, एनएससी असिस्ट करेगा एमएसएमई लोगों को by facilitating connections with intermediaries such as merchant bankers, registrars, transfer agents, depositories। तो ये सब टेक्निकलिटीज है स्टॉक मार्केट का, ये सब में असिस्ट करेगा एनएससी एमएसएमई लोगों को, क्योंकि एमएसएमई लोग तो नया नया है ना, इसीलिए। इसके साथ साथ ये गाइडेंस भी देगा कैपिटल मार्केट को लेकर के, कैपिटल रेजिंग मैकेनिज्म सिखाएगा और रेगुलेटरी कंप्लायंस भी सिखाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूज। अगला न्यूज है साथी पोर्टल, समझे। ये साथी पोर्टल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए, टेस्ट देने के लिए और हेल्प करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है साथी। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। मान लीजिए जो एसएससी का तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो नीट का तैयारी कर रहा है, जेई का तैयारी कर रहा है, इसके लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। साथी पोर्टल मतलब सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट एंड टेस्ट एंड हेल्प, ठीक है। तो साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ताकि जो कि बच्चे हैं जो कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसको जेई नीट जैसे एग्जामिनेशन में फायदा हो सके, और जेई नीट एसएससी ये सब एग्जामिनेशन में फायदा हो सके। ये साथी पोर्टल में क्या होगा, ये कुछ नहीं है, ये एक कोचिंग सेंटर है सरकार का कोचिंग सेंटर है, जहां पर क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा जेई का, नीट का, एसएससी का और बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, ठीक है। यहाँ पर आप बढ़िया से टेस्ट भी दे सकते हैं, एक तो क्लास आपको मिलेगा, बढ़िया बढ़िया टीचर आपको मिलेगा, यहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पर एआई का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, आपको नोट्स वगैरह भी अच्छा मिल पाएगा, समझे। तो इतना कुछ होगा ये साथी पोर्टल से। साथी पोर्टल को कौन लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। ये किसके लिए है, ये बच्चों के लिए है जो जेई नीट एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसको रीड कर लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। तो कहता है कि साथी स्टैंड्स फॉर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच एज जेई नीट एसएससी, स्पेशली टारगेटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अनडिजर्व्ड रीजन्स। जो रीजन ऐसा है जो पूरा बैकवर्ड है, जिसको कोचिंग नहीं मिल पाता है, तो इसको कोचिंग हम लोग दे रहे हैं साथी पोर्टल के नाम से, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या क्या है, फ्री एजुकेशनल कंटेंट, जो भी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा वो फ्री होगा, ठीक है। एक्सपर्ट क्यूरेटेड कंटेंट, जो आईआईटीएन होंगे, जो एम्स में ऑलरेडी कार्यरत है, वो लोग आपको कंटेंट देंगे, तो एक्सपर्ट क्यूरेटेड कंटेंट होगा। यहाँ पर बहुत सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर एक सॉल्व विद मी का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है। एक असेसमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए 60,000 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को असेस कर सकते हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी है, ये सारा कंपटीशन एग्जामिनेशन का बेस बनता है, तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग होगा और एनसीईआरटी का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा और लाइव क्लासेस होगा। साथ में ये जो पोर्टल है इसमें एआई बेस्ड टूल्स को भी इंटीग्रेट किया गया है, जैसे कि यहाँ चैटबॉट है वगैरह वगैरह यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रहेगा, आई होप। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। अगला न्यूज कहता है कि देखो भाई, अगला न्यूज कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने एमओयू साइन कर लिया है, ठीक है। इन्होंने एमओयू साइन कर लिया यानी कि पार्टनरशिप कर लिया है, किसके साथ,
यूनिसेफ का युवा के साथ, यूनिसेफ का युवा के साथ, ठीक है। और ये एमओयू सेट करके ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने कहा है कि देखो युवा, तुम लोग तो युवा है, तुम लोग का दिमाग बहुत चलता है, तुम लोग आइडियाज दो। और तुम लोग कैसे आइडियाज देगा, एक पोर्टल बना देते हैं, आइडियाज फॉर लाइफ। यहाँ पर तुम्हें ना हम लोगों को आइडियाज दो कि हम लोग किस तरह से काम करें। तुम लोग आइडियाज देगा, उस आइडियाज पे हम लोग काम करेंगे। अगर तुम लोग का आइडियाज बहुत अच्छा होगा तो तुम लोग को अवार्ड भी दिया जाएगा, तुम लोग को प्राइज भी दिया जाएगा। फिर ये सुन करके तुम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो आइडियाज फॉर लाइफ करके एक पोर्टल बनाया गया, एक वेबसाइट बनाया गया, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये क्या करेगा, ये आइडियाज खोज रहा है। तुम आइडियाज दो, 7 थीम्स है, 7 थीम्स में तुम एनर्जी दे सकते हो, सॉरी तुम आइडिया दे सकते हो। और ये आइडिया अगर अच्छा रहेगा तो तुम लोगों को प्राइज मिलेगा, समझे। तो चूंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने आइडियाज मांगा है, तो ये किसको लेकर के आइडियाज मांगेंगे, ठीक है। एक तो ये आइडियाज मांगेंगे सेव वाटर को लेकर के, ये सब इनका थीम है, सेव वाटर, ठीक है, सेव वेस्टेज, ठीक है, सेव ई वेस्ट, समझे। उसके बाद फिर एक और है कि प्लास्टिक वेस्ट, नो यूज प्लास्टिक, नो यूज प्लास्टिक। इस तरह करके इन्होंने 7 थीम दिया है। ये 7 थीम जानना बहुत जरूरी है। ये 7 थीम यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा, देख लेते हैं। सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल्स। तो इसको कौन लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, ठीक है। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल, ठीक है, टू गैदर इनोवेटिव आइडियाज फॉर प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल है, ठीक है। 7 क्रिटिकल थीम्स हम लोगों ने देख लिया, तो ये चीज भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है देखिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम्स। यहाँ देखिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये सोच रहा है कि देखो भाई हमसे गलती तो हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये सोच रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो सोच रहा है कि देखो भाई हमसे तो गलती हो गया है। पूरा सरकार, चाहे अपोजिशन या चाहे हमारा सरकार हो या जो भी आदमी हो, सब हम लोगों को दोष दे रहा है। क्या दोष दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, सब बोल रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत घटिया है। क्यों, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसा चीज पढ़ाया जा रहा है, ऐसा चीज पढ़ाई हो रहा है जो कि अभी एप्लीकेबल ही नहीं है रियल लाइफ के लिए। तो रियल लाइफ के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये क्या घंटा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया है, ये प्रोग्राम लेकर के आया है नेट्स, ये एक पोर्टल लाया है नेट्स 2.2, ठीक है। नेट्स का मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप, ठीक है, अप्रेंटिसशिप, टिसशिप, ठीक है, बोल नहीं पाता हूँ मैं यार, एंड ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इंटर्नशिप दिया जाएगा, ठीक है, इंटर्नशिप दिया जाएगा। एक पोर्टल बना दिया गया है, ठीक है। इस पोर्टल में क्या होगा कि अप्रेंटिसशिप आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर करना है रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। आप जब कहीं पर ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आपका आर्टिकलशिप या फिर ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ मिल सकता है। आपको कोई चीज रिपोर्टिंग करना है तो वो भी आप इसी पोर्टल से कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्टाइपेंड मिलेगा तो उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये जो सिस्टम लाया गया है ये किसके लिए है, किसके लिए ये ट्रेनिंग स्कीम लाया गया है, जो बेरोजगार है उसी के साथ लाया गया है। जो व्यक्ति जो मान लीजिए कि डिप्लोमा होल्डर है, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर है या फिर कोई वोकेशनल कोर्स करके रखा हुआ है, ठीक है, मतलब विद्यार्थी है, कोई ग्रेजुएट है और उसको जॉब नहीं मिला है, मतलब कहीं ना कहीं वो मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए मार्केट के लिए एप्लीकेबल बनाने के लिए उन लोग को हम लोग बोल रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप कर लो, ठीक है, इसमें हम लोग तुमको पैसा भी देंगे, इसे तुम नया नया चीज सीखोगे तब तुम लोग को जॉब मिल सकता है। तो यहाँ पर ये बुद्धि लगाया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर जो स्टाइपेंड एम्प्लॉयर देगा, जो भी आपको आर्टिकलशिप में रखेगा, इंटर्नशिप में रखेगा, तो वहां पर क्या होगा, आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो जो एम्प्लॉय आपको जितना देगा स्टाइपेंड, मान लीजिए 10,000 दे रहा है, तो सरकार उसको 50% रीइंबर्समेंट कर देगा, 50% लौटा देगा एम्प्लॉयर को। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर भी खुश हो, एम्प्लॉय सोचेगा कि हाँ हम और आदमी को बुला लेते हैं, ट्रेनिंग करेगा मेरे सामने और फ्री में जल्दी से काम भी कर देगा, स्टाइपेंड भी कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों का फायदा हो जाएगा, एम्प्लॉयर का भी और जो आप है,
उसका भी, ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। ये प्रोग्राम का नाम है नेट्स 2.0 पोर्टल, नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। इसको इन हाउस डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा विद सपोर्ट फ्रॉम AICTE और बोर्ड्स और BOPT। बोर्ड्स मतलब कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और BOPT का मतलब बोर्ड्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये क्या है, ये पोर्टल जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पूरा अप्रेंटिसशिप लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराना हुआ, कोई वैकेंसी आया है तो वो वैकेंसी आप दे सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन हो सकता है, सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, रिपोर्टिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं, स्टाइपेंड भी आपको मिल सकता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, ठीक है। ये स्कीम को देखते हैं तो ये स्कीम में कौन कौन एलिजिबल है। जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है, डिप्लोमा होल्डर है, या फिर जो वोकेशनल सर्टिफिकेट रखते हैं उनको भी एलिजिबल है। ये कितने मंथ के लिए है, देखिए ये तो है कि कोई कोई ट्रेनिंग स्कीम जो है वो 6 महीने का होगा, कोई 7 महीने का, कोई 8 महीने का, तो वैरी कर सकता है। 6 मंथ से लेकर के 1 साल तक का आपको ड्यूरेशन हो सकता है। जो गवर्नमेंट है वो रीइंबर्स करेगा 50% ऑफ द स्टाइपेंड जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय जो पे कर दिया पैसा, उसका 50% पैसा उसको मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी भी मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक बार जब आप ये अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेंगे तो, ठीक है। ये न्यूज हम लोग देखिए। अब अगला न्यूज देखते हैं। यहाँ पर जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन दे रहा है 200 मिलियन का, किसको, इंडिया को दे रहा है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लेकर के, ठीक है। तो पूरा नाम इसको देखते हैं, ये पूरा नाम क्या है प्रोग्राम का, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडियन सिटीज प्रोग्राम। देखिए 100 सिटीज को चुना गया है, 100 सिटीज को चुना गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $200 बिलियन का पैसा दिया है, ठीक है। 200 बिलियन बहुत पैसा है। ये पैसा दिया है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर क्या करने के लिए दिया है, बोला कि देखो जो पॉटी वोटी होता नहीं है, तो पॉटी बहुत गंदा होता है ना और महकता है, उसको साफ करने के लिए कोई है ही नहीं रेडी। लेकिन उससे क्या होता है, बहुत बीमारी होता है। बहुत सारा पॉटी होता है ना कि इधर उधर आदमी कर दिया है, गंदा लग रहा है गाँव में। अब कुछ कुछ मिडिल टाउन होता नहीं है, वहां पर भी बहुत लोग ऐसे ही पॉटी करके चला जाता है, समझे। तो अभी भी क्या है कि जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, समझे। सबसे बड़ा दिक्कत है पॉटी का। गाय भी जब गोबर करता है तो गोबर कर करके पूरा फैल गया है, गंदगी है। कोई पॉटी कर रहा है तो बह रहा है, नाली से कहीं तो जा रहा है ना पॉटी, इतना सारा पॉटी, मान लीजिए इतना सारा पॉटी है, इतना सारा पॉटी है, कितना गंदा लगेगा। तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो सरकार यहाँ पर उपाय कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर क्या होगा, ADB इतना पैसा दिया है ताकि वेस्ट मैनेज कर पाए, सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर पाए, सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर पाए। कैसे मैनेज होगा, बायोमिथेनेस, बायोमीथेन का प्लांट बनवा लेगा, समझे। बायोमीथेन का प्लांट बनवा सकता है, ठीक है। कंपोस्टिंग कर सकता है, ठीक है। और बहुत सारा चीज है, मतलब ऐसा कर सकता है कि वो गड्ढा कोड़े और गड्ढा में सारा पॉटी डाल दे और गड्ढा को ढक दे। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी पॉटी होगा, पॉटी क्या है, वो तो ह्यूमन वेस्ट है ना, ह्यूमन वेस्ट में कीड़ा निकलेगा और कीड़ा होगा वो पॉटी को खा लेगा, ठीक है। पॉटी को खा लेगा तो वो वापस से गायब हो जाएगा और वो मिट्टी बन जाएगा, समझे। तो वो प्लांट, वो गड्ढा कोड़ना, वहां पर सारा पॉटी डालना, ठीक है, उसको ढकना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए लोग पैसा मांगेगा, तो इसीलिए ADB $200 बिलियन पैसा दिए रहा है, ठीक है। यही है। साथ में आप देखे होंगे बहुत सारा लड़का लोग जो होता है, लड़का नहीं, बुजुर्ग लड़के लोग जो होते हैं, क्या करते हैं, जहां तहां सुसु करने लगते हैं, ये तो गलत है। तो उनके लिए कम्युनिटी टॉयलेट बनाया जा रहा है। थोड़ा शर्म करो, शर्म लिहाज करो और टॉयलेट जाओ। तो कम्युनिटी यूरिनल बनाया जा रहा है और पब्लिक टॉयलेट बनाया जा रहा है, ये जहाँ पर वो लोग टॉयलेट करेंगे और हाइजीन मेंटेन करेंगे। तो यही खेला है, यही चीज बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा एंड सैनिटेशन होगा 100 सिटीज में अक्रॉस 8 स्टेट। 8 स्टेट का बात हो रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 100 सिटीज, 8 स्टेट्स, ठीक है। ये लोन में क्या हो रहा है, ये लोन में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग होगा और इसका मैनेजमेंट होगा। कैसे, जैसे कि बायोमिथेनेशन प्लांट बनाया जाएगा, कंपोस्टिंग प्लांट बनाया जाएगा, मैनेज किया जाएगा लैंडफिल्स को, ठीक है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होगा, फिर प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनाया जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी टॉयलेट बनाया जाएगा, यूरिनल बनाया जाएगा और स्वीपिंग इक्विपमेंट। मान लीजिए कि बहुत गंदगी है, ठीक है, उसको उठाने के लिए एक मशीन होता है, वो मशीन में आप हाथ नहीं लगाइएगा लेकिन वो गंदगी उठ जाएगा। तो वो मशीन खरीदने के लिए तो आपको पैसा लगेगा, तो पैसा भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस न्यूज में। अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज में कहता है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये प्रोग्राम हुआ है, ठीक है। हमारा 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था,
हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका चौथा सालगिरह मनाया जा रहा है, तो उसको ही ये लोग नाम दे दिया है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। ठीक है, इस शिक्षा को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ठीक है, हर इनिशिएटिव की एक एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत में। ठीक है, पहला है डेडिकेटेड टीवी चैनल। कुछ टीवी चैनल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां पर क्या होगा कि हम लोग एजुकेशन देंगे, है ना। एजुकेशन चैनल हम लोग लेकर के आएंगे, मोस्टली इंडियन लैंग्वेज में लेकर के आता है। अभी फिलहाल ये लोग नया तमिल लैंग्वेज भी, तमिल चैनल भी लेकर के आया है। दूसरा है इसका प्राइमर्स फॉर अर्ली ग्रेडर्स। कुछ बच्चे नहीं होते हैं जो एबीसीडी पढ़ते हैं, 1 2 3 पढ़ते हैं, तो उन लोगों को हम लोग और लैंग्वेज में ऑप्शन देंगे कि इतना लैंग्वेज में तुम और पढ़ाई कर सकते हो। तो हम लोग 54 लैंग्वेज में ऑलरेडी ये ऑप्शन दे रहे थे, अब हम लोग 25 इंडियन लैंग्वेज और ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको ही हम लोग कह रहे हैं प्राइमर्स फॉर अर्ली ग्रेडर्स। तीसरा इनिशिएटिव है 10 बैगलेस डेज गाइडलाइंस। साल में आप 10 दिन अपने बच्चे को बिना बैग का स्कूल भेज दीजिए, ऐसा एक गाइडलाइंस लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, बच्चा जो है वो स्ट्रेस फ्री जो होकर के जाएगा, मस्ती करेगा, नया नया चीज एक्सपीरियंस करेगा, नया नया चीज सीखेगा, उसका काम ही देगा। समझे, तो ये एक इनिशिएटिव था। अगला इनिशिएटिव है करियर गाइडेंस गाइडलाइंस। इसमें क्या होगा कि सरकार जो है वो बोलेगा कि देखो 500 तरीके का जॉब होता है, इतना सारा जॉब कर सकते हो, तुम सिर्फ एसएससी में मत पढ़ो, तुम सिर्फ इसमें मत पढ़ो। यहाँ पर आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करवाएगा करियर प्लानिंग को लेकर। फिर नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए एक नेशनल मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर ऑडियो बुक के थ्रू और ब्रेले, मतलब कि ब्लाइंड लोगों को ब्रेले के थ्रू चीजों को सिखाया जाएगा। फिर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, टीचर को बहुत सारा चीज जरूरत होता है, तो उसको ऑडियो बुक्स दिया जाएगा, जिससे कि वो नया नया चीज सीख सकते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल इनोवेशन मैराथन, स्कूल में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए AICTE, नीति आयोग और AIM मिल करके बहुत सारा मैराथन लेकर के आएगा, बहुत सारा प्रोग्राम लॉन्च करेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन एट्रीब्यूट्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बुक, यहाँ पर बताया जाएगा कि एक ग्रेजुएशन जो कर लिया है बच्चा, उसका किस तरह का गुण होना चाहिए, किस तरह का कॉम्पिटेंसी उसके पास होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी क्या क्या होना चाहिए। तो ये सब की इनिशिएटिव था जो कि लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, ये बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, ये समागम को किसने लॉन्च किया था ये भी आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम है। ठीक है, अब अगला न्यूज को देखते हैं हम लोग। अगला न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO, इन्होंने डोनर एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO, देखिए बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बात ठीक है, बात उतना भी प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। क्या हुआ था 2022 में ना, इंडिया WHO को पूरा बोल रहा था कि WHO प्लीज यहाँ पर तुम एगो सेंटर खोलो, इंडिया में तुम एक सेंटर खोलो प्लीज। तो यहाँ पर होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया। इंडिया क्या साइन किया, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट, जहां पर WHO ने बोला कि ठीक है, हम लोग जो है ना जामनगर में, गुजरात में हम लोग एक सेंटर खोलेंगे, GTMC सेंटर। ठीक है, ग्लोबल ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ये हम लोग खोलेंगे इंडिया में। ठीक है, तो इसके लिए खोला, लेकिन अब WHO बोला कि देखो भाई हम खोल तो देंगे, लेकिन इसमें तुम पैसा देगा, सरकार पैसा देगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या बोला कि हम पैसा दे देते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें वो डोनेशन देगा। डोनेशन कितना देगा, $80 मिलियन का डोनेशन देगा, ताकि ये जो सेंटर है ये अच्छा से काम कर पाए, अच्छा से हो पाए। ये सेंटर कहाँ पर है, ये सेंटर है जामनगर में, समझे, गुजरात में। ठीक? ये मेन चीज है। और ये जो पैसा दिया है ये कब तक के लिए दे रहा है, ये 10 साल के लिए दे रहा है, यानी 2022 से लेकर के 2032 तक। ठीक? अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO ने साइन किया है डोनर एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट डोनेट करेगा $85 मिलियन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, टू सपोर्ट द ऑपरेशंस ऑफ GTMC, यानी कि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। ठीक है, ये जो सेंटर है ये क्या करता है, ये जो है ना एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे काम करता है। मतलब कि देखिए जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है, ठीक है, जैसे कि कोई पत्ता खा लिए तो आपका बीमारी ठीक हो गया। ठीक है, तो ये सब को लेकर के ये लोग काम करता है। तो यही है बेसिक चीज। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने आपको समझा ही दिया कि पहले 2022 में होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया, जहां पर GTMC स्टैब्लिश किया गया जामनगर में। ठीक है, और ये फर्स्ट है
और ओनली है ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए यही पहला और ओनली ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर है। ठीक है, अब अगला न्यूज देखते हैं आईपीईएफ को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, यहीं पर आप देख लीजिए इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा होता है। समझ गए, देख रहे हैं यहाँ पर आप इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ही एक फ्रेमवर्क है जिसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आया है। क्या है इसमें, बोलता है कि आईपीईएफ, इसका मतलब होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ये जो ये रीजन है ना, ये रीजन के अंदर, ये रीजन के अंदर 14 कंट्रीज है और 14 कंट्रीज मिलकर के आपस में दोस्ती किया है ताकि सप्लाई चेन ठीक से हो सके। अभी कोरोना आ गया था, तो कोरोना में क्या हुआ था कि जो दवाइयां हैं वो पहुंच नहीं पा रहा था। हाँ, एक देश से दूसरा देश तक जा नहीं पा रहा था। उसका रीजन क्या है कि ट्रेन का सुविधा नहीं था, ठीक है, रोड का अच्छा सुविधा नहीं है, उसके बाद शिप का अच्छा सुविधा नहीं है। तो ये सप्लाई चेन जो है ना, जो सप्लाई कहीं पर पहुंच रहा है कहीं से आ रहा है, ये सप्लाई चेन ठीक से नहीं था। तो इसके लिए ये लोग क्या किया कि सप्लाई चेन के लिए 3 बॉडी बनाया और बोला कि ये 3 बॉडी जो है सप्लाई चेन को देखेगा। ठीक है, ये 3 बॉडी क्या क्या है, ये 3 बॉडी का नाम है सप्लाई चेन काउंसिल, ठीक है, सप्लाई चेन काउंसिल, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क और लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। सप्लाई चेन काउंसिल क्या करता है, सप्लाई चेन काउंसिल करता है, ये देखता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम लोग को जो भी सप्लाई चेन करना है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको ठीक से करवाओ। जो पब्लिक हेल्थ है, मतलब देश दुनिया में जो हेल्थ है वो ठीक से हो सके, उसके लिए सप्लाई चेन हम लोग को ठीक से रखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो ठीक से रखो। ये काम कौन करता है, सप्लाई चेन काउंसिल। ये तो पहला बॉडी हो गया। दूसरा बॉडी क्या है, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क। ये क्या करता है, ये देखता है कि जब क्राइसिस आ जाता है तो उस समय हम लोग क्या चीज रिस्पॉन्स करेंगे, हम लोग क्या इमरजेंसी में सिचुएशन में कदम उठाएंगे। इस चीज को कौन देखता है, ये बॉडी देखता है, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क। तीसरा है लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। अब ये जो सप्लाई चेन में जितना भी लेबर लोग काम कर रहा है, गवर्नमेंट काम कर रहा है, एम्प्लॉयर काम कर रहा है, तो इन लोग के लिए हम लोग क्या क्या राइट्स लेकर के आ सकते हैं, इसके बारे में एडवाइस देता है ये बोर्ड। तो अभी जो इंडिया जो है ना, वो सप्लाई चेन काउंसिल वाले बॉडी में वाइस चेयरमैन बन गया है। ये न्यूज है। तो न्यूज आपसे ये नहीं पूछेगा कि इंडिया किस में वाइस चेयरमैन बन गया है, न्यूज आपसे ये पूछेगा कि आईपीएफ क्या होता है, या फिर ये सप्लाई चेन काउंसिल क्या है, ये सप्लाई चेन के साथ और कौन सा 2 बॉडी है। ठीक है, ठीक है, और ये पूछेगा कि सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयरमैन इंडिया बन गया है तो चेयरमैन कौन बना है, तो ये देख लीजिए। तो ये जो सप्लाई चेन काउंसिल है, इसमें जो चेयरमैन है वो यूएसए है और इंडिया है वाइस चेयरमैन। एक लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें भी चेयरमैन देखिए यूएसए ही है। ठीक है, और इसमें जो वाइस चेयरमैन है वो फिजी है। ठीक है, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क में रिपब्लिक ऑफ कोरिया चेयरमैन है और जापान है वाइस चेयरमैन। ठीक है, क्या याद रखना पड़ेगा आपको, आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर कि इंडिया कहाँ पर चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, ये याद रखिए। साथ में ये याद रखिए कि यूएसए जो है और 2 जगह का चेयरमैन है, ये याद रखिए। ठीक है, आईपीएफ का बात करें तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 14 मेंबर कंट्री है। ठीक है, 14 मेंबर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और यूएसए। ठीक है, ये लोग यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बनाया है, आपस में मिल करके दोस्ती किया है 4 चीजों को ठीक करने के लिए। 4 चीज क्या क्या है, ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंसी, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीईएफ का 4 पिलर कौन कौन सा है, ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंसी, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। जिसमें से इंडिया जो है वो 3 गो पिलर मानता है और एक पिलर में बोलता है कि सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। यानी कि 2, 3 और 4 जो पिलर है इसमें इंडिया ज्वाइन किया है और बाकी जो पिलर नंबर 1 है इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया का। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 नया नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट चालू हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है ना कि बड़ा बड़ा नेशनल हाईवे बन रहा है। यहाँ पर आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। नया नया आप यहाँ पर फोटो, नया नया यहाँ पर रोड बन रहा है। रोड बनना बहुत जरूरी है क्योंकि रोड बनेगा तभी तो सप्लाई चेन अच्छा हो पाएगा, तब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा तो आप जो भी सामान खरीदते हैं वो सामान का दाम कम हो जाएगा, दाम कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि जितना रोड बनाओ फायदा में रहोगे, क्योंकि रोड बनाएंगे तो दुनिया को दिखता है कि देखो रोड बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और दूसरा, रोड बनाएंगे तो बहुत सारा फायदा भी हो जाता है।
तो यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है 8 नया प्रोजेक्ट। ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ आपका इसका कितना कॉस्ट है, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ का कॉस्ट लगेगा, ठीक है। और कितना लेंथ का बन रहा है, 936 किलोमीटर का लेंथ का बन रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये पीपीपी मॉडल के अंदर बनेगा, यानी कि इसमें सरकार भी कुछ काम करेगा, इसमें प्राइवेट आदमी भी कुछ काम करेगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा। इसके अंदर 3 मॉडल होता है, समझे। पीपीपी के अंदर ही 3 मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर 3 मॉडल होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर वो इंक्लूड किया जा रहा है, उसको यूज किया जा रहा है। ये 3 जो मॉडल है, इसका नाम है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, एचएएम यानी कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, और लास्ट में ईपी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब चूंकि पीवीपी जो है ना, वो आपका फाइनेंस में सिलेबस में है पीवीपी, ठीक है। तो इसीलिए बीओटी के बारे में आप बताइएगा, एचएएम के बारे में आप बताइएगा, और ईपी के बारे में आप बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में ये चीज मैंडेटरी है कि आप पीवीपी के बारे में बताएं। नहीं बताएंगे तो आपको, आप ऐसा मत बोलिएगा कि सर आप एग्जाम में आ गया तो आप पहले क्यों नहीं बोले थे, ठीक है। पीवीपी क्योंकि यहाँ पर आ सकता है, करंट अफेयर्स में पीवीपी है, लास्ट 1 मंथ का न्यूज है, और आपका जो सिलेबस है वहां पर फाड़ फाड़ कर लिखा हुआ है पीपीपी। तो आपको पीपीपी के बारे में यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि बीओटी क्या होता है, एचएएम मॉडल क्या होता है, और ईपी मॉडल क्या होता है, और पीपीपी मॉडल क्या होता है, ये सब चीज आप बताइएगा, ठीक। यहाँ पर 8 प्रोजेक्ट का बात हो रहा था ना, तो यहाँ 8 प्रोजेक्ट में 4.42 करोड़ का मैन डेज रिक्वायर होगा। मैन डेज का मतलब क्या होता है, मैन और डेज, एक आदमी एक दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे पास अभी एक काम है, ठीक है। तो एक काम में कितना आदमी लगेगा, 2 आदमी लगेगा, तो हम बोलेंगे कि 2 मैन डेज का काम है, 2 आदमी का काम है, मतलब एक आदमी 2 दिन काम करेगा तो हो जाएगा, तो 2 मैन डेज का काम है। तो इस तरह से इंप्लॉयमेंट यहाँ पर कितना जनरेट हो रहा है, 4.42 करोड़ मैन डेज, ठीक है। साथ में यहाँ पर बैकग्राउंड कुछ भी लिखा हुआ उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि 2013-14 से लेकर के अभी हम लोग अपना लेंथ बहुत बढ़ा लिए हैं, जो ये रोड का नेटवर्क है ये बहुत बढ़ा लिए हैं, वो 1.6 टाइम्स हो गया है, ठीक है। अभी 1.46 लाख किलोमीटर हो गया है, हम लोग अच्छा पेस में बढ़ रहे हैं, ये ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। मेन चीज आपने क्या यहाँ देखा कि 8 नया नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो रहा है। इसका कॉस्ट कितना हो रहा है, 50,000 करोड़, लेंथ कितना है 936 किलोमीटर। यहाँ पर पीपीपी मॉडल यूज होगा, बीओटी, एचएएम और ईपी मॉडल यूज होगा, और यहाँ पर कितना मैंडेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, 4.42, ठीक है। अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज में कह रहा है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो टॉप एक्सपोर्टर कौन है, जो कि बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को लेकर के। तो सबसे पहले है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, 836 बिलियन डॉलर्स इतना का इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया है। फिर है यूएस, ब्राजील, चाइना। ये जो टॉप 10 एक्सपोर्टर है, वो टॉप 10 एक्सपोर्टर जो है वो 72% ऑफ वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया में जितना भी एग्रीकल्चर को लेकर एक्सपोर्ट होता है, ये टॉप 10 कंट्रीज 72% कर लेते हैं। इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, इंडिया का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब है। 2022 में इंडिया एक्सपोर्ट किया था 55 बिलियन डॉलर्स, लेकिन 2023 में ये घट करके हो गया 51 बिलियन डॉलर्स। तो 4 बिलियन डॉलर्स का कमी हो गया है, इंडिया ने कम एक्सपोर्ट किया है। ये क्यों किया है कम, जियो पॉलिटिकल इशूज था, जैसे रशिया यूक्रेन का वार हो गया था, रेड सी का क्राइसिस हो गया था, इसकी वजह से ये जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है इंडिया का कम हो गया, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि इंडिया ने बहुत सारा बैन भी लगाया है, वीट एक्सपोर्ट को लेकर के बैन लगा दिया है, नॉन बासमती राइस को लेकर के बैन लगा दिया है, शुगर को लेकर के बैन लगा दिया था। तो इतना सारा बैन लगाया है तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कम हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात कौन कौन सा है कि इंडिया जो है वो 2023 में 51 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है, जो कि कम है, 7.3% कम है 2022 से। ये क्यों हुआ, जियो पॉलिटिकल इशूज की वजह से, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, रेड सी का क्राइसिस चल रहा है, और इंडिया ने बहुत सारा प्रोडक्ट पे, बहुत सारा कमोडिटी पे बैन भी कर दिया था, इसकी वजह से हुआ है। टॉप एक्सपोर्टर कौन है, यूरोपियन यूनियन, 836 बिलियन का इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, यूएस डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील एंड चाइना, ठीक। सिर्फ 3 देश ही है जिन्होंने इंक्रीज देखा है अपने एक्सपोर्ट में, ठीक है, ब्राजील, ईयू और थाईलैंड। टॉप 10 में ये 3 ही देश है जिन्होंने इंक्रीज देखा है, बाकी लोग इंक्रीज नहीं देखे हैं, थोड़ा डिक्रीज देखे हैं एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए यहां तक हम लोगों ने पीआईबी का न्यूज को डिस्कस किया था, ठीक है। पहला न्यूज तो देखते हैं, ठीक है। इतना सारा पढ़ने में तो हमको ही बहुत बोरिंग लगता है, ये सब नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में समझते हैं बात क्या है, समझे, पॉइंट।
मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक रैंप स्कीम है, उसके अंदर दो नया स्कीम लॉन्च किया है। एमएसएमई का जो मिनिस्ट्री है उसने रैंप स्कीम के अंदर दो स्कीम लॉन्च किया है, एक है एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, एक है एमएसएमई स्पाइस स्कीम। अब रैंप स्कीम क्या होता है ये जानना जरूरी है, गिफ्ट स्कीम क्या होता है ये जानना जरूरी है, स्पाइस स्कीम क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो रैंप स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम या फिर परफॉर्मेंस। मतलब क्या रहा है कि जो एमएसएमई है, जो हमारा देश में छोटा छोटा बिजनेस है, उसको हम लोगों को रेज करना है, बड़ा करना है और उसको तेजी देना है, स्पीड देना है, रेज करना है और एक्सेलरेट करना है। इसीलिए ये प्रोग्राम को बनाया गया है। ये प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो 6,000 करोड़ रुपया देगा। किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर ये स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगा, लेकिन अंधाधुंध पैसा नहीं देगा, कुछ देखेगा उसके बाद फिर पैसा देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि देखो तुम स्टेट गवर्नमेंट, तुम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है, ऐसा कोई प्लान बनाया है जिससे कि तुम एमएसएमई को ग्रोथ कर सकता है, एमएसएमई को परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा हाँ हम बनाए हैं ऐसा प्लान, तो हमको आप पैसा दे दो। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है तुम प्लान अच्छा बनाया है, तुमको पैसा चाहिए ना, ले लो पैसा। समझे? तो स्टेट गवर्नमेंट फ्री का पैसा नहीं बांटेगा, वो पहले देखेगा, क्या चीज देखेगा? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी देखेगा स्टेट का, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे देगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मली पैसा खर्चा कर रहा है, और इस पैसा जो खर्चा कर रहा है ना, उस पैसा जितना भी खर्चा कर रहा है उसको रीइंबर्स कर देगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम पैसा खर्चा करो, जितना पैसा तुम खर्चा करेगा तो फिर हम रीइंबर्स कर देंगे। अभी तक वर्ल्ड बैंक ने कितना रुपया रीइंबर्स कर दिया है? 46% रीइंबर्स कर दिया है। ये 5 साल के लिए ये प्लान है, रैंप स्कीम 5 साल के लिए है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो मेन डेटा है, मेन न्यूज है। मेन न्यूज यही है कि एमएसएमई का जो मिनिस्ट्री है उन्होंने रैंप स्कीम के अंदर दो सब स्कीम को लॉन्च किया है, एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, एमएसएमई स्पाइस स्कीम। गिफ्ट में स्पाइस डाल दिया है। तो अब देखते हैं कि गिफ्ट स्कीम क्या होता है और स्पाइस स्कीम क्या होता है। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर बनाया है। गिफ्ट स्कीम क्या होता है? गिफ्ट स्कीम का फुल फॉर्म है ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ट्रांसफॉर्मेशन। कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट करो। ग्रीन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जहां पर ग्रीन एनर्जी यूज हो, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो। इससे क्या होगा? क्लाइमेट हमारा अच्छा बन पाएगा। तो ये 3 साल के लिए प्रोग्राम है, फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 26 तक। इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब कि यहाँ पर जो भी लोन दिया जाएगा, जो भी फाइनेंसिंग किया जाएगा, ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी फाइनेंसिंग किया जाएगा, जो भी लोन दिया जाएगा, उसमें इंटरेस्ट में कुछ कटौती कर दिया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कि 7% इंटरेस्ट के हिसाब से लोन देते हैं, तो इस स्कीम के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 3% के हिसाब से देंगे, समझे, या 4% के हिसाब से देंगे, इंटरेस्ट कम लेंगे, यानी कि इंटरेस्ट को सबवेंशन कर देंगे। दूसरा, रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी खोलेंगे। कोई कोई ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जो एमएसएमई नहीं कर रहा है, इसीलिए क्योंकि उसको लगता है कि रिस्की है, तो रिस्की है इसलिए नहीं कर रहा है। तो इस स्कीम के अंदर उसको बोलेगा कि कोई बात नहीं, रिस्क है तो इश्क है, तुम रिस्क है तो इश्क है, इसलिए तुम रिस्क लो। तुमको अगर लगेगा कि रिस्क से इतना लॉस हो सकता है तो कोई बात नहीं, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट देगा तुमको पैसा। तो इस तरह फैसिलिटी भी यहाँ पर दिया जाएगा। और तीसरा, जो भी इंफॉर्मेशन है ये स्कीम को लेकर के, ये स्कीम को फैलाएगा, इंफॉर्मेशन फैलाएगा, तो इंफॉर्मेशन देगा, कम्युनिकेट करेगा। तो 3 कंपोनेंट हो गया। पहला, इंटरेस्ट को कटौती कर देगा, रिस्क शेयरिंग के लिए फैसिलिटी बना देगा, और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए फैसिलिटी देगा। ठीक है, ये है गिफ्ट स्कीम के अंदर। अब स्पाइस स्कीम के अंदर क्या है? स्पाइस मतलब तड़का, मसाला। ठीक है, स्पाइस का फुल फॉर्म हो गया स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। देखिए, जो एमएसएमई है, एमएसएमई क्या करता है? एमएसएमई खर्चा करता है, ठीक है, और एमएसएमई इन्वेस्टमेंट करता है। हमारा जो देश है ये पूरा एमएसएमई पे टिका हुआ है। जो छोटा छोटा बिजनेस है, ठेला हो गया, समझे, जो लोकल बिजनेस है, जो जूता बेच रहा है, चप्पल बेच रहा है, बर्तन बेच रहा है, यही लोग तो कहीं ना कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और सामान बेच रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सामान बेच रहा है। तो ये ना सर्कुलर इकोनॉमी बना रहा है। अब स्पाइस स्कीम जो है वो 4 साल के लिए वैलिड है, फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर 27 तक। इसमें भी 3 कंपोनेंट है। एक है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी। इसके अंदर क्या होता है ना कि स्पाइस प्रोग्राम में जो भी एमएसएमई है जो कि मशीन नहीं खरीद रहा है, ये सोच के कि मशीन बहुत दामी है, बहुत दाम का मशीन है, कैसे खरीदेंगे, तो उसके लिए स्पाइस स्कीम के अंदर पैसा दिया जाएगा उसको कि ले लो भाई, तुमको मशीन खरीदना है
तो नया मशीन खरीदो। पुराना मशीन तुम यूज कर रहा है, उससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जा रहा है, इसीलिए तुम अच्छा प्रोडक्टिविटी करने के लिए नया वाला मशीन ले लो। और नया वाला मशीन नहीं ले पा रहा है, पैसा नहीं है, हम देंगे, क्या टेंशन लेता है। स्पाइस स्कीम है ही, इसके अंदर हम तुमको लोन दे देंगे, ठीक है, इसके अंदर तुमको क्रेडिट दे देंगे या फिर सब्सिडी दे देंगे, इससे तुम जो है लेटेस्ट मॉडल का मशीन है उसको खरीद लो, इस्तेमाल करो। जो नया नया मशीन है उसका डिमांड बढ़ाना जरूरी है, तो इस स्कीम में हम लोग उसका डिमांड भी बढ़ाएंगे, साथ में जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर उसको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। तो क्या हुआ, ये पूरा न्यूज में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है उन्होंने रैंप स्कीम के अंदर दो स्कीम लॉन्च किया, एमएसएमई गिफ्ट स्कीम और एमएसएमई स्पाइस स्कीम। एमएसएमई गिफ्ट स्कीम के अंदर क्या कहा गया कि देखो 3 साल के लिए प्रोग्राम है, फाइनेंशियल 2024 से लेकर 2026 तक, और इसके अंदर तुम लोग जो है ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जहां पर ग्रीन एनर्जी का यूज हो, ठीक है, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करो जहां पर ग्रीन एनर्जी का यूज हो। स्पाइस स्कीम के अंदर कहा गया कि जो भी मशीन तुम लोग नहीं खरीद पा रहा है, जो आउटडेटेड मशीन यूज कर रहा है उसको हटा दो, नया मशीन खरीदो, और इसके लिए जो पैसा लगेगा वो हम लोग देंगे। जो ये स्पाइस स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को डिमांड इंक्रीज करना है, बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो इसीलिए जो स्पाइस स्कीम है ये हम लोग 4 साल के लिए लगाए हैं, ठीक है, और जो गिफ्ट स्कीम है ये 3 साल के लिए हम लोग लगाए हैं। रैम्प स्कीम का मतलब क्या था, रैम्प स्कीम का फुल फॉर्म होता है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। एमएसएमई का परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसको तेजी देने के लिए हम लोग रैम्प स्कीम लेकर के आए थे। रैम्प स्कीम के अंदर क्या होता है, वर्ल्ड बैंक ने कमिट किया है कि वो 6,000 करोड़ रुपए देगा, छक्का मार देगा, 6,000 करोड़ रुपए देगा, लेकिन किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि देखो भाई तुम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर काम कर रहा होगा, जितना भी काम तुम कर देगा उतना हम रीइंबर्समेंट कर देंगे, तुम काम नहीं करेगा तो रीइंबर्समेंट नहीं करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है, अब हमको काम दिखाना पड़ेगा तब तो हम रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पकड़ता है, बोलता है अरे भाई तुम जो है वो एसआईपी के थ्रू काम कराओ, और तुम जब एसआईपी के थ्रू यानी कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू काम कराएगा तो हम तुमको पैसा देंगे। तो जब हमको ये मालूम चल जाएगा कि ये प्लान के तहत काम हुआ है, तो ये प्लान हम वर्ल्ड बैंक को दिखाएंगे और वर्ल्ड बैंक से पैसा मांग लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक अब तक 46% रीइंबर्समेंट कर चुका है, और ये 5 साल का प्रोग्राम है रैंप स्कीम। अब हम लोग रीड करते हैं, ठीक है, यहीं पर यही खेला था। मैं कोशिश करूंगा, मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये चीज लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप बेवकूफ हो गए, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, बैक करके आप लिख लीजिए इसको, ठीक है, वही आपको काम देगा। क्योंकि मैं ये पीडीएफ आपको नहीं दे पाऊंगा, उसका रीजन ये है कि जो मैं नोट्स बनाता हूँ ना ये सेव नहीं होता है। अभी मैंने नोट्स बनाया है, ये फिर डिलीट हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल पीडीएफ सेव होता है, तो इसके लिए फिर बाद में मुझे मत बोलिएगा कि आप वो वाला पीडीएफ दीजिए, ठीक है। हम लोग रीड करते हैं, हम लोग कहानी से बेसिकली समझ गए, रीड करते हैं। बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई अंडर रैंप स्कीम हैड इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू सब स्कीम इन दिसंबर 2023। दो नया स्कीम कौन कौन सा है, एमएसएमई गिफ्ट स्कीम और एमएसएमई स्पाइस। गिफ्ट स्कीम का मतलब ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम, और स्पाइस स्कीम का मतलब स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। ये दोनों स्कीम क्यों लॉन्च किया गया है, टू एड्रेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय एमएसएमई। एमएसएमई लोग बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा था, तो उससे बचने के लिए ये 2 स्कीम लॉन्च किया गया। और ये 2 स्कीम के अंदर बोला गया कि अब जो ये 2 स्कीम है इसके अंदर तुम लोग ग्रीन एनर्जी को उपलब्ध कराओ और ग्रीन एनर्जी को यूज करो। स्पाइस प्रोग्राम के अंदर वही सारा मशीन खरीदो जो कि आउटडेटेड नहीं है, नया नया मशीन है, तो वो ग्रीन एनर्जी तुम्हारा हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरा कि तुम ग्रीन एनर्जी को यूज करके इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। दोनों ये स्कीम बताया गया। रैंप स्कीम क्या है एक बार देखते हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहां पर सेंटर जो है वो स्टेट्स को या फिर यूनियन टेरिटरीज को ग्रांट देता है फॉर इंप्लीमेंटिंग सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स इन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। 2023 से लेकर 2027 तक ये प्लान लॉन्च किया गया है। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो रिजल्ट बेस्ड फंडिंग देगा। रिजल्ट बेस्ड फंडिंग का मतलब कि रिजल्ट देखेगा तब वो फंड करेगा। 2022 से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है उसको रीइंबर्समेंट मिल चुका है 46%, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 500 मिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। रैम्प, ये जो रैम्प स्कीम है इसके अंदर टारगेट किया गया था कि 5.5 लाख हम लोग एमएसएमई को फायदा पहुंचाएंगे, और अब तक 4 लाख से ज्यादा को फायदा पहुंच भी चुका है, ठीक है। कितना साल का ये स्कीम है, रैम्प स्कीम 5 साल का स्कीम है, 2023 से लेकर के 2027 तक, ठीक है। और कितना खर्चा होगा, 6,000 करोड़। बार बार हम लोग ने ये देखा ही कि 6,000 रुपया मतलब 6,000 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला है। इसके अंदर 2 स्कीम लॉन्च किया था, 2 स्कीम को भी एक देख लेते हैं हम लोग। एक गिफ्ट स्कीम था
इसके अंदर एमएसएमई को ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 3 साल का ये ड्यूरेशन है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर के 2026 तक। टोटल खर्चा इसमें लगेगा 478 करोड़ और 3 कंपोनेंट है इसका, इंटरेस्ट सबवेंशन, रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी और इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। स्पाइस स्कीम का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, इसमें ड्यूरेशन 4 साल रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड इंक्रीज किया जाएगा। लोगों को पहले बताया जाएगा कि देखो जो ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करना है वो सब मशीन को खरीदो, और वो सब मशीन को खरीदने के लिए हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको क्रेडिट देंगे। तो क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा। अवेयरनेस एंड जनरेशन एंड डिमांड क्रिएशन होगा, डिमांड बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन एजुकेशन दिया जाएगा और कम्युनिकेशन किया जाएगा। इसके लिए कितना खर्चा होगा वो भी यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। दोनों के लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो सिडबी है। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा और सिडबी क्या करता है ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब अगला न्यूज देखते हैं, अगला न्यूज में क्या कहता है। तो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो $500 मिलियन देगा। वर्ल्ड बैंक जो है वो $500 मिलियन देगा ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए। अब ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर का क्या मतलब है कि इंडिया में हाईवे बनेगा। 4 स्टेट में ये स्कीम चलने वाला है। 4 स्टेट में बढ़िया से हाईवे बनेगा, बड़ा बड़ा हाईवे बनेगा और वहां पर ग्रीन भी रहेगा। ग्रीन क्या रहेगा? पेड़ पौधा रहेगा, बीच में पेड़ पौधा लगवा देंगे, समझे? तो जो हाईवे भी बनेगा साथ में ग्रीनरी भी रहेगा, अच्छा लगेगा। 781 किलोमीटर तक ये नेटवर्क फैलेगा। इसके लिए कितना खर्चा हो रहा है? 1.3 बिलियन, जिसको हम लोग करोड़ में देखा जाए तो 7,600 करोड़ होता है। और इसका 1% जो है, जितना भी खर्चा हो रहा है उसका 1% जो है वो ग्रीनरी के लिए खर्चा किया जाएगा, पेड़ पौधा लगाने के लिए खर्चा किया जाएगा। 4 स्टेट में ये प्रोग्राम चलने वाला है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये मई 2026 तक ये प्रोग्राम चलेगा और 781 किलोमीटर का जो नेटवर्क है ये फुलफिल हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, यही न्यूज था, रीड कर लेते हैं। कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट किया है $500 मिलियन का टू फंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट में हम लोग हाईवे बनाएंगे और रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशन को एंड कंजर्व करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, इसमें कितना खर्चा लगेगा? 1.3 बिलियन US डॉलर्स। अगर रुपया में देखा जाए तो 7,662 करोड़। ठीक है, 4 स्टेट में ये फैलेगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2026 तक इसका कंप्लीशन हो जाएगा। ग्रीन हाईवेज क्लीन हाईवेज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन हाईवेज क्लीन हाईवेज। ठीक है, अब अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज कहता है कि प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद रीड करेंगे। ये प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोटा के द्वारा। मोटा मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना। ठीक है, इसके लिए कितना खर्चा हो जाएगा? 1612 करोड़। 1612 करोड़, तो 1612 करोड़ खर्चा किया जाएगा इस योजना के तहत। कब तक के लिए? अगला 5 साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर के 2026 तक। और क्या खर्चा करेगा इसमें? क्या करेगा? कितना खर्चा हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर खरीदेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ये खरीदेगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। किससे? जो भी जनजाति है, मतलब कि जो भी ट्राइबल ग्रुप है उससे ये लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदेगा MSP पे। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पे खरीदेगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? इसके अंदर आता है हनी। हनी मतलब शहद। जंगल से ये लोग शहद जो लेता है, जंगल से मान लीजिए कि कुछ पत्ता लेता है, जो कि पत्ता बहुत काम का चीज है। ठीक है, मेडिसिनल पत्ता है। तो ये सब पत्ता, शहद, ये सब ट्राइबल ग्रुप लोग इकट्ठा करता है। तो इसको खरीदेगा कौन? ये मोटा मोटा आदमी खरीदेगा, मोटा आदमी इसको खरीद लेगा। इसके लिए कितना खर्चा होगा? 1612 करोड़, क्योंकि 5 साल के लिए खर्चा कर रहा है ना। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर के 26 तक खर्चा करेगा। ठीक है, कैसे खरीदेगा? जाकर के बोलेगा कि अरे हम तो खरीद रहे हैं, लाओ लाओ, खरीदेंगे, लाओ लाओ, ऐसे तो नहीं करेगा। कोई केंद्र बनाएगा, कोई सेंटर बनाएगा जहां पर ये खरीदेगा।
तो वो सेंटर का नाम है वन धन विकास केंद्र। वन धन विकास केंद्र। इस चीज को इंप्लीमेंट कौन करने वाला है? ट्राइफेड करने वाला है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो वन धन विकास केंद्र है, यहाँ पर एमएसपी पे खरीदेगा मोटा। क्या खरीदेगा? शहद, पत्ता वगैरह वगैरह खरीदेगा, जिसको हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, ठीक है। ये जो वन धन विकास केंद्र है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं VDVK, तो VDVK ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा सेटअप किया गया है। मतलब कि सेटअप तो कर रहा है मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये सेटअप कर रहा है, ये केंद्र, ये सेंटर। लेकिन ये सेंटर में बैठेगा कौन? ये सेंटर को चलाएगा कौन? ट्राइबल लोग चलाएंगे, ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाएगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को 15 लाख रुपए दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट 15 लाख रुपए लो, तुम मैक्सिमम तुमको 15 लाख रुपए दे रहे हैं, तुम ये सेंटर खोलो। ये सेंटर में क्या होगा कि जो भी ट्राइबल लोग होंगे वो आएंगे, अपना जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको बेचेंगे और एमएसपी में तुम खरीद लेना। ठीक, रीड करते हैं, यही है मेन इसका कहानी, ठीक है। एक बार रीड करते हैं, क्योंकि ये अभी लॉन्च किया हुआ है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा, ठीक है। मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या क्या है, यहां पर मैंने आपको दिया भी है। वाइल्ड हनी, वाइल्ड हनी, शहद, ठीक है, इमली, सीडेड टेमराइन, ठीक है, ड्राई सिकाकाई, सिकाकाई, माइरोबेलन, साल का पत्ता, साल का पत्ता, चिरौंजी पॉड्स विथ सीड्स, काल मेघ, महुआ सीड्स, महुआ फ्लावर, समझे, हमारे झारखंड में महुआ पीते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसको प्रोक्योर करने के लिए ही मिनिस्ट्री 1612 करोड़ रुपया दे रहा है, ठीक है। और 5 साल के लिए होगा, फाइनेंशियली 2022 से लेकर 2026 तक। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी क्रिएट किया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि जो भी ट्राइबल लोग हैं वो जो भी बेचना चाहेंगे वो बेच पाएंगे। हो सकता है कि यह माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो या फिर हो दूसरा कोई प्रोडक्ट हो, तो जो भी बेच पाए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा ये मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अंडर दिस मिशन, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। जनजातियों को विकास कराना है, ठीक है। और प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हेल्प किया जाएगा थ्रू वन धन विकास केंद्र। ये वन धन विकास केंद्र के लिए स्टेट गवर्नमेंट को मैक्सिमम 15 लाख रुपए दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि जो सारा पैसा है वो कौन देगा? ये सरकार देने वाला है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू स्ट्रेंथन ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स एंड टू फैसिलिटेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बाय प्रमोटिंग मोर एफिशिएंट, इक्विटेबल, सेल्फ मैनेज्ड, ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्री एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, नॉन फार्म एंटरप्राइजेस। इसको इंप्लीमेंट करने वाला कौन है? ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। टोटल खर्चा कितना लग रहा है? 1612 करोड़ रुपया, ठीक है, 5 साल के लिए। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया हो। एक बार हम लोग फास्टली रिकैप कर लेंगे ताकि आपको चीज याद हो जाए, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं। जो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी था, इनका दिमाग में ये काम चल रहा था, बात चल रहा था कि हम लोग एग्रीकल्चर के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के लिए भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे इससे हम लोग प्रोडक्ट लाएंगे, मार्केट में ले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो BIS है ये बहुत बीच में रोड़ा खड़ा कर रहा है। ये बार बार बाद में बोलेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये हाथ जोड़ लिया, MOU साइन कर लिया BIS के साथ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ, ताकि एक फार्म को मिल सके, जिस फार्म में ये क्या करेगा, ये एक्सपेरिमेंट करेगा, टेस्ट करेगा अपने टेक्नोलॉजी को, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। ये था न्यूज, ठीक है। अगला न्यूज में हम लोगों ने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने MOU साइन कर लिया, ताकि जो डिफेंस सेक्टर के MSME है उन लोग को पैसा इकट्ठा करने में, तो कैपिटल रेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। वो प्लेटफॉर्म कौन देगा? NSE देगा, NSE इमर्ज के नाम से। NSE इमर्ज जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्टॉक एक्सचेंज का है। ये क्या करेगा? ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए हेल्प करेगा डिफेंस सेक्टर के जो भी MSME है उन लोगों को, ठीक है। साथ में जो डिफेंस सेक्टर के जो भी MSME है वो लोग ये जान जाएंगे कि कैपिटल मार्केट किस तरह से काम करता है, कैपिटल में हम लोग को क्या क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस करना पड़ता है, ये सब के बारे में भी वो जान जाएंगे। कैसे? NSE इमर्ज उनको बताएगा, ठीक है। फिर अगला हम लोगों ने देखा साथी पोर्टल।
साथी पोर्टल क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का आप असेसमेंट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, एंड हेल्प आपको हेल्प मिल सकता है किसके लिए? फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जहां पर आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है जैसे कि जेई, नीट, एसएससी, इसके लिए फ्री एजुकेशनल कंटेंट मिल जाता है, एक्सपर्ट क्यूरेटेड कंटेंट मिल जाता है और बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाता है। ठीक है, इसमें एआई बेस्ड टूल्स को भी इंक्लूड किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अगला न्यूज हम लोग देखें, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को बहुत सारा आइडिया की जरूरत है। वो आइडिया को मांगने के लिए किसके पास गया? यूनिसेफ युवा के पास गया। यूनिसेफ युवा को बोला कि देखो भाई साहब, हम एक पोर्टल बनाए हैं, तो उस पोर्टल का नाम रखें आइडियाज फॉर लाइफ। यहाँ पे तुम अपना अपना आइडियाज दो, तुम्हारा आइडिया जो है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे और अपने काम करेंगे अपना मिनिस्ट्री में। तो तुम ये 7 थीम्स है, ये 7 थीम्स पे ही तुम अपना आइडियाज दो। जो भी तुम्हारा आइडियाज होगा, अगर अच्छा आइडिया होगा तो तुमको कुछ प्राइज दे देंगे और वो आइडिया को हम लोग अचीव कर लेंगे। तो 7 क्रिटिकल थीम्स जिसमें ये आइडिया मांग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, वो 7 एरियाज कौन कौन सा है? सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक्स, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल्स। फिर हम लोग देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम। यहाँ पर इंटर्नशिप दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा किसको? जो बेरोजगार है, जैसे कि ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर और वोकेशनल जो सर्विस वोकेशनल सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हैं उन लोगों को। ठीक है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल। इस पोर्टल में आप अप्लाई भी कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, रजिस्टर कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं, स्टाइपेंड मिल सकता है आपको, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सब चीज आप इसमें कर सकते हैं। ये जो स्टाइपेंड ये आपको एम्प्लॉयर देगा, तो एम्प्लॉयर को 50% ऑफ द स्टाइपेंड रिइंबर्समेंट मिल जाएगा सरकार की तरफ से। फिर हम लोग देखें कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन दे रहा है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर। ठीक है, इस पूरा नाम क्या है इस प्रोग्राम का? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडियन सिटीज प्रोग्राम। इसके अंदर 100 सिटीज में 8 स्टेट चुना गया है, 8 स्टेट चुना गया है, उसके अंदर 100 सिटीज में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जहां पर सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाएगा, यानी कि पॉटी वगैरह को मैनेज किया जाएगा। कैसे मैनेज किया जाएगा? हो सकता है कि बायोमीथेन का प्लांट बना दिया जाए, हो सकता है कि बड़ा बड़ा लैंडफिल करा दिया जाए, समझे, हो सकता है कि रिकवरी फैसिलिटी बना दिया जाए, हो सकता है कि और कुछ काम किया जाए। साथ में कंस्ट्रक्शन का किया जाएगा टॉयलेट का, कम्युनिटी टॉयलेट का, कम्युनिटी यूरिनल का, जहां पर लोग सुसु कर सकते हैं, पॉटी कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी स्वीपिंग इक्विपमेंट है, साफ सुथरा करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था 2020 में, उसका 4th एनिवर्सरी मनाया गया और इसको किस नाम से मनाया गया? अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024। इसमें बहुत सारा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। एक डेडिकेटेड टीवी चैनल लगा दो जिसमें नया नया चीज सिखाया जाए। प्राइमर फॉर अर्ली ग्रेडर, नया नया जो बच्चा है उनको एबीसीडी सिखाओ नया नया लैंग्वेज के अंदर। 10 बैगलेस डेज गाइडलाइंस, इस गाइडलाइंस के अंदर लोगों को, सॉरी, जो बच्चे हैं उनको बिना बैग का स्कूल भेजो, नया नया चीज सीखेंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे। करियर गाइडेंस गाइडलाइंस, यहाँ पर 500 से ज्यादा जॉब के बारे में बताया हो कि 500 से ज्यादा जॉब है, तो इससे क्या होगा? लोग अपना करियर प्लानिंग कर पाएंगे। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग दो, जिसमें आप मेंटरशिप दे रहे हो ऑडियो बुक्स के थ्रू, ब्रेले के थ्रू। उसके बाद नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, टीचर को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सिखा रहे हो ऑडियो बुक्स के थ्रू। स्कूल इनोवेशन मैराथन, स्कूल में इनोवेशन प्रमोट कर रहे हो। ग्रेजुएशन एट्रीब्यूट्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बुक, प्रोफेशनल के पास क्या क्या कॉम्पिटेंसी रहना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, ये भी आप बताओगे इसके अंदर। ठीक है, ये की इनिशिएटिव लॉन्च किया गया इस समागम के अंदर। ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर के एक डोनर एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इसमें क्या कहानी हुआ था? 2022 में एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया, जिसमें डब्ल्यूएचओ ने क्या किया था? अपना एक सेंटर खोला था जामनगर गुजरात में। सेंटर का क्या नाम था? ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, जहां पर वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर काम करेगा, सोच विचार करेगा। तो डब्ल्यूएचओ जीटीएमसी यानी कि ग्लोबल ट्रेडिंग मेडिसिन सेंटर को कुछ पैसों का रिक्वायरमेंट था, इसके लिए डोनेशन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। कितना? $85 मिलियन। ठीक है, मैंने गलती से 80 मिलियन यहाँ पर लिख दिया है, तो $85 मिलियन डोनेट करेगा अगला 10 साल में, 2022 से लेकर 2032 तक का टाइम है। ठीक है, अगला हम लोगों ने देखा कि आईपीईएफ यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है, जहां पर 14 कंट्री मेंबर है। ठीक है, ये लोग 4 पिलर के बारे में बात करता है, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। तो ये लोग जो है सप्लाई चेन के लिए 3 बॉडी बनाया था, सप्लाई चेन काउंसिल, क्राइसिस नेटवर्क
रिस्पॉन्स नेटवर्क और लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। सप्लाई चेन काउंसिल में इंडिया को वाइस चेयरमैनशिप मिला है और यूएसए को चेयरमैनशिप मिला है। इसका 3 जो बॉडी है, सप्लाई चेन काउंसिल, ये सप्लाई चेन के बारे में बात करता है। जो क्राइसिस नेटवर्क है, ये क्राइसिस के समय हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे इसके बारे में बात करता है। जो लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड है, ये लेबर को लेकर के क्या राइट्स होना चाहिए ये एडवाइस करता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया है। आईपीईएफ क्या होता है, ये इसका मतलब है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ठीक है, 14 कंट्री यहाँ पर है, 2022 में लॉन्च किया गया था टोक्यो जापान से। ठीक है, इसमें 4 पिलर है आईपीईएफ के अंदर, ट्रेड, सप्लाई चेन, रेजिलियंसी, उसके बाद क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। इंडिया जो है वो पिलर नंबर 2, 3, 4 में ज्वाइन किया हुआ है और 1 में बोला है कि सोचेंगे, यानी कि ऑब्जर्वर स्टेटस लिया हुआ है। 8 नया नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका कॉस्ट है 50,000 करोड़, जिसका लेंथ है 936 करोड़, सॉरी 936 किलोमीटर। ये जो प्रोजेक्ट है ये पीपीपी मॉडल के अंदर काम होगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर काम होगा। इसके अंदर भी 3 इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसके अंदर काम हो सकता है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि बीओटी मॉडल, फिर एचएएम यानी कि हाइब्रिड एनओटी मॉडल, और लास्ट में ईपी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। ये तीनों मॉडल के बारे में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये बताया गया। इसके बाद फिर एग्रीकल्चर को लेकर के, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेकर के एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया, एक स्टैटिस्टिक्स लॉन्च किया गया, जहां पर टॉप एक्सपोर्टर के बारे में बात किया गया। सबसे पहला नंबर में था यूरोपियन यूनियन, फिर यूएस, फिर ब्राजील, फिर चाइना। ठीक है, जो टॉप 10 एक्सपोर्टर्स थे वो मोस्टली 72% जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वही लोग खुद करते थे। तो यहाँ पर मोस्टली बहुत लोगों का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम हुआ है। जो टॉप 10 भी होगा या टॉप 10 में टॉप 7 जो है, मतलब कि जो 7 कंट्रीज है वो लोग का डिक्रीज हो गया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। 3 ही आदमी का, यानी 3 ही कंट्रीज का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा है, ब्राजील का, ईयू का यानी कि यूरोपियन यूनियन का, और थाईलैंड का। ठीक है, इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है? इंडिया का परफॉर्मेंस थोड़ा गिर गया है। 2022 में इंडिया एक्सपोर्ट करा था $55 बिलियन, लेकिन अभी 2023 में इन लोगों ने किया है $51 बिलियन, $4 बिलियन का कमी हो गया है, यानी कि 7.3% का कमी हो गया है। ये क्यों हुआ है? जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया था, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वार हो गया था, रेड सी क्राइसिस हो गया था, साथ में बहुत सारा हम लोगों ने एक्सपोर्ट पे बैन भी लगाया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने रैम्प स्कीम के अंदर 2 नया स्कीम को लॉन्च किया था। रैम्प स्कीम क्या होता है ये जानना जरूरी है। रैम्प स्कीम का मतलब है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए, उसको रेज करने के लिए, उसका परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो 6,000 करोड़ रुपया देने को राजी हो गया। लेकिन वो बोला कि ये जो हम फंडिंग करेंगे 6,000 करोड़ रुपया का, ये हम करेंगे रिजल्ट बेस्ड, मतलब जब आप रिजल्ट आएगा तब मैं उसे रिम्बर्स कर दूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि कोई बात नहीं, हम स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं कि तुम काम करो एमएसएमई को ऊपर उठाने के लिए, एमएसएमई को रेज करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इस आधार पे स्टेट गवर्नमेंट काम करता है, उसके बदले में स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे देता है। कौन पैसा देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, इसका रीइंबर्समेंट मिल जाता है इसको वर्ल्ड बैंक से। तो कितना तक का रीइंबर्समेंट मिलेगा? 6,000 करोड़ रुपए का रीइंबर्समेंट मिलेगा। अब तक 46% का रीइंबर्समेंट मिल चुका है। ये 5 साल तक का स्कीम है, रैम्प स्कीम, फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर के 2027 तक। इसी रैम्प स्कीम के अंदर 2 स्कीम लॉन्च किया गया था, एमएससी गिफ्ट स्कीम और एमएससी स्पाइस स्कीम। गिफ्ट स्कीम का मतलब है ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। तो गिफ्ट स्कीम के अंदर जो भी एमएसएमई ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा हो या फिर ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके काम कर रहा हो, उसमें इन्वेस्ट करेगा सरकार और उसको फाइनेंस करेगा सरकार। तो ये कहा गया गिफ्ट स्कीम के अंदर। फिर स्पाइस स्कीम में कहा गया कि देखो एमएसएमई तुम आउटडेटेड मशीन यूज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तुम जो है ना वो ग्रीन एनर्जी को उपलब्ध करो, और ग्रीन एनर्जी के लिए जो मशीन होता है वो मशीन खरीद लो। लेकिन वो मशीन खरीदने के लिए तुमको पैसा लगेगा ना, वो पैसा के लिए हम तुमको लोन दे देंगे, हम तुमको क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे देंगे। तो स्पाइस प्रोग्राम के अंदर क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलने लगा और वहां पर वो डिमांड क्रिएट हो गया ऐसा मशीन का जहां पर ग्रीन एनर्जी यूज हो, ठीक है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो। तो ये था पहला न्यूज। फिर अगला न्यूज हम लोग देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ये दोनों ने मिलकर के एग्रीमेंट किया है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो $500 मिलियन का पैसा देगा। किसके लिए पैसा देगा?
ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए। ये जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर है, इसके अंदर हम लोग ग्रीन हाईवेज बनाएंगे, क्लीन हाईवेज बनाएंगे। 781 किलोमीटर का ये लेंथ होगा और 1.29 बिलियन रुपया खर्चा होगा। अगर रुपया में देखा जाए तो 7,662 करोड़ रुपया खर्चा होगा। ये 4 स्टेट में ये नेटवर्क फैलेगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका कंप्लीशन कब होगा? मई 2026 तक इसका कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर रुपया कॉस्ट है, यानी कि 1.29 बिलियन रुपया खर्चा होगा, तो 1.29 बिलियन में जो 1% है वो ग्रीन मतलब ग्रीनरी के लिए होगा, पेड़ पौधा लगाने के लिए होगा। इसके बाद हम लोग देखें प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। ये जो मिशन है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, इसके अंदर जो मोटा है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये 1612 करोड़ रुपया खर्चा करता है 5 साल के लिए, फाइनेंशियल 2021-22 से लेकर के फाइनेंशियल 2026 तक। इसके अंतर्गत जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे कि हनी हो गया, सिकाकाई हो गया, ठीक है, उसके बाद स्वीट इमली हो गया, ये सबको खरीदेगा। कौन खरीदेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसको खरीद करके उसको पैसा देगा। और कितना रुपया में खरीदेगा, क्या रेट होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका रेट होगा। ठीक है, ये जो खरीदेगा ये कहां पर खरीदेगा? तो खरीदने के लिए एक सेंटर बनाया गया है, उस सेंटर का नाम है वन धन विकास केंद्र। तो वन धन विकास केंद्र सेटअप किया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए 15 लाख रुपया दिया भी गया है। ये 15 लाख रुपया लो स्टेट गवर्नमेंट, तुम एक केंद्र बनाओ, वन धन विकास केंद्र। यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जो है वो ट्राइबल लोगों से खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, और उसके बदले में उसको पैसा देंगे। और क्या रेट पे खरीदेंगे? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइसेस पे खरीदेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग देखें कि 4 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया गया। ये जो है ये 1 अगस्त फ्रेंडशिप डे जो है वो इंडिया में अगस्त का पहला संडे को मनाते हैं। ठीक है, अगर इंटरनेशनली बात करें तो फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है 30 जुलाई को। अब इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे ये मनाया गया है 5 अगस्त को। 3 अगस्त को हम लोग इंडिया का 14th ऑर्गन डोनेशन डे मनाए हैं। ठीक है, इसको कौन ऑर्गेनाइज किया था? नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, 2010 तक हम लोग ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को मनाते थे, लेकिन 2023 से ही हम लोग स्टार्ट किए हैं 3 अगस्त को मनाने। ठीक है, इसी दिन आंध्र प्रदेश को जीवन दान अवार्ड मिला है पहली बार। किस लिए मिला है? क्योंकि ये ऑर्गन डोनेशन पे बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा इनिशिएटिव और कैंपेन लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्रा को जीवन दान मिला है। ठीक है, फिर अगला न्यूज है कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्ट को लेकर के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च किया है, एसओपी लॉन्च किया है फॉर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट। जो ऑर्गन ट्रांसपोर्ट होता है, तो बाय एयर अगर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट होता है तो कुछ एसओपी उसके लिए रिलीज किया है, और बाय मेट्रो अगर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ एसओपी रिलीज किया है। बाय एयर अगर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस केस में क्या क्या गाइडलाइंस इशू किया गया है, क्या क्या एसओपी रिलीज किया गया है कि जो भी एयरलाइंस लेके जा रहा होगा ऑर्गन को, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात कर लेगा और उसको बोलेगा कि देखो भाई प्रायोरिटी लैंडिंग करा दो मेरा, प्रायोरिटी टेक ऑफ करा दो मेरा। ठीक है, और जो भी व्यक्ति ऑर्गन लेकर के आ रहा है उसको लेट चेक इन का भी फायदा दो। जो सोर्स एयरपोर्ट है वो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट को बता देगा कि देखो मेरे यहाँ से गया है ऑर्गन, तो वहां पर फैसिलिटी चालू कर देना, उसको फैसिलिटेट कर देना, उसके लिए तुम ग्रीन कॉरिडोर बना देना। तो जो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है वो क्या करेगा? वो ग्रीन कॉरिडोर बनाएगा। ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? ऐसा रास्ता जहां पर उसको कोई भी रुकावट नहीं फेस करना पड़ेगा, जो भी आएगा ऑर्गन वो चुपचाप वहां से निकल सकता है। तो ग्रीन कॉरिडोर खोला जाएगा। इस ग्रीन कॉरिडोर को लागू करने के लिए, देखने के लिए एक नोडल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाएगा। एक वन ट्रिगर सिस्टम, ये एक रिक्वेस्ट होगा जो कि ऑर्गन एलोकेशन अथॉरिटी रेज कर सकता है टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ ग्रीन कॉरिडोर। अगर मेट्रो से जा रहा होगा तो उस केस में एसओपी क्या होगा कि एक सिक्योरिटी स्टाफ रहेगा जो कि क्लिनिकल टीम के साथ रहेगा और प्रायोरिटी ट्रांजिट करवाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक आप जरूर करें, मैंने आपको कहा है कि आप कमेंट करेंगे, कुछ आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा कमेंट करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप वो इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रख पाएंगे जो इन्फॉर्मेशन आप कमेंट कर रहे हैं, और दूसरा दूसरे आदमी को भी ये हेल्प होगा। ठीक है, लास्ट में मैं कहना चाहूंगा आपसे कि फॉलो योर ड्रीम्स।
एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू नॉट गिव अप। अभी जो समय है वो समय है पेशेंस का, पेशेंस रखिएगा, गिव अप नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा था कि आप एग्जाम नहीं दीजिएगा क्योंकि आपका प्रिपरेशन नहीं है और वैकेंसी इतना कम है, क्या फायदा, ऐसा मत सोचिए, गिव अप मत करिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। और अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए। आपका ड्रीम था, आप साल भर इसके लिए वेट किए हैं, तो आप पीछे मत हटिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।